हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे। आज हम लोग 25 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से इन टॉपिक्स को निकाला है एंड ये सबसे ज़्यादा आने वाले या रिपीट होने वाले क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, ये आपके एलएलबी एग्ज़ाम्स या और भी किसी भी लॉ एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगे। हम लोग जनरली ले रहे हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो अगर 75 वर्ड्स लिखने को कह रहे हैं या 100 वर्ड्स भी लिखने को कह रहे हैं एंड इवन 150 भी लिखने को कह रहे हैं ना, तो आपका पर्पस इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे एंड बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बट हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो। उसका कारण है क्योंकि 25 से ज़्यादा टॉपिक्स है गाइस, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगना इज़ वेरी जेन्युइन। ठीक है, और कैसी लगेगी वीडियो वो कमेंट सेक्शन में बताने का काम आप लोगों का है, और पसंद आने पर अपने जानने वालों को या अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो मैं टॉपिक्स के ऐसे नाम नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज फिर टाइम लगेगा। आप लोग देख लो, ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, हम इन सबको कवर करने वाले हैं और मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगी कि हमने कौन से टाइम पर कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन लॉ से कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है। ठीक है, ये गवर्न करता है सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ की, पब्लिक एजेंसीज़ की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो भी एक्शंस हैं, वो जो भी रूल्स बनाते हैं, वो जो भी एक्शंस लेते हैं, उनकी जो भी ऑपरेशंस हैं, उनकी जो भी पावर्स हैं, उनकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, उन सबको गवर्न करने वाला लॉ इज़ नोन एज द एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। ठीक है, कीप इट वेरी सिंपल। इसके जो स्कोप है उसमें लेजिस्लेचर और कोर्ट्स नहीं आते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है ना, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को गवर्न करता है और इसके एम्बिट में लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक्सक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, एच.एल.ए. हार्ट ने, जो एक बहुत ही फेमस जूरिस्ट है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को समझाया है दैट ये वो लॉ है विच कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक बॉडीज़ हैं, उनको गवर्न करता है, उनको कंट्रोल करता है। दैट लॉ इज़ सिंपली कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं वो कैसे रेगुलेशंस बनाएंगी, यानी कैसे वो ऑर्डर्स पास करेंगी, कैसे उन्हें इन्फोर्स कराया जाएगा, या अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, जैसे कि आपकी मेडिकल ट्राइब्यूनल या फिर आपकी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, लेबर ट्राइब्यूनल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ जो है ना, इस कानून का ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी एज वेल एज इंडिविजुअल दोनों के ही राइट्स को बैलेंस करना, दोनों के ही राइट्स को गवर्न करना, एंड एट द सेम टाइम इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योरिंग फेयरनेस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी एक्शन लिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज़ और इट्स ऑफिशियल्स, वो ट्रांसपेरेंट हो, निष्पक्ष हो, फेयर हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो और अकाउंटेबल हो, यानी कि वो जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके लिए वो जवाबदेह हो। ठीक है, सो बेसिकली इट सेफगार्ड्स अ पब्लिक इंटरेस्ट वाइल रेगुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो आखिरी की लाइन है ना, इसने सब ऊपर की सारी बातों का एक सार दे दिया, एक कंक्लूजन दे दिया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, ये जो ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है, ये सेफगार्ड करता है पब्लिक के इंटरेस्ट को while regulating the functioning of administration. Now, our second topic is the cause of growth of administration law. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिस कारण से एडमिनिस्ट्रेशन लॉ जो है वो ग्रो कर रहा है इन आवर कंट्री, क्यों इसकी नीड पड़ रही है एंड ऐसा क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली इट्स कवरिंग अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, क्या कॉजेज़ हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या रीजंस हैं इसकी ग्रोथ की। कैसे भी क्वेश्चन आए द आंसर वुड बी सेम। ठीक है, सो देखो, इसकी ग्रोथ के पीछे कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सबसे पहली बात कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है ये वेराइड फंक्शंस परफॉर्म करता है। वेराइड फंक्शंस कैसे, हमने ऊपर पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ कई सारी चीज़ों को गवर्न करता है। क्या क्या, जैसे कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या पावर्स हैं,
वो कैसे रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, वो कैसे उनको इन्फोर्स करेंगे, वो कैसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे। तो ये मल्टीपल तरह के जो फंक्शंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ करने में कैपेबल होता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट हाउ इट इज़ ग्रोइंग इन आवर कंट्री, बिकॉज इट ऑल्सो मेक्स इट अडेप्टेबल टू डिफरेंट रेगुलेटरी नीड्स। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से ये रेगुलेटरी नीड्स को समझ के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने में हेल्प करता है। सेकेंडली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स को इंश्योर करने में, कि जहाँ पर भी जिस भी फील्ड में प्रिवेंटिव मेजर्स की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर, सो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ उसमें भी अपना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। थर्डली, द राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट। जैसे अब हमारी कंट्री में वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। दैट नाउ वी फोकस अ लॉट अपॉन पब्लिक वेलफेयर, वी फोकस अ लॉट अपॉन द सोशल जस्टिस। अब आज के डेट में जितने भी आप लॉज देख लो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, उन सब का फोकस है कि सोसाइटी में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, या उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको इनकाउंटर किया जाए, उन सब पर ध्यान दिया जाए और उन सब में रेमेडी इंश्योर की जाए। सो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है एंड इट हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड लॉज। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये कोई रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन से भरा हुआ नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी की ज़रूरत होती है उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग अडाप्ट करके ये नए रूल्स रेगुलेशंस को लाते हैं, चेंजेस अडाप्ट करते हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एक्शंस, जैसे कि चाहे लेबर लॉ हो, चाहे इंडस्ट्रियल लॉ हो, चाहे इन्वायरमेंट लॉ हो, उन सब में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो जैसे जैसे सोसाइटी में ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से चेंजेस कर रही हैं अपने एक्टिविटीज़ में, अपने एक्शंस में, अपने ऑर्डर्स में, राइट। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो हमारा जो जुडिशरी और लेजिस्लेचर है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डनड है, काफ़ी ज़्यादा काम है। तो उस पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है उस ओवरबर्डन को कम करने की कोशिश करता है। इट कॉम्पनसेट्स दैट ओवरबर्डन बाय हैंडलिंग द केसेस एंड बाय मेकिंग द रेगुलेशंस मोर एफिशिएंट, राइट। सो इन दैट वे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराने में, उन्हें इंश्योर कराने में, एंड टू मेक श्योर दैट द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रॉपरली अप्लाइड, ठीक है। तो आई होप आपको क्या इम्पोर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की, यही ऐसा क्या कार्य करता है जिसकी वजह से इसका ग्रोथ हो रहा है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। द थर्ड टॉपिक इज़ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, इवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, वो सब के सब लॉ के तहत कार्य करें और वो सब के सब लॉ के अंदर अकाउंटेबल हो, यानी कि वो जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके जवाब उनके पास होने चाहिए, जवाबदेही के लिए वो अकाउंटेबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट ये है दैट इन आवर कंट्री लॉ इज़ सुप्रीम, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, एवरीथिंग कम्स अंडर एंड विद इन लॉ, और जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब लॉ के विद इन होगा, ठीक है। इट एम्फेसाइज दैट जो भी लॉज बने, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने, वो सब क्लियर हों, पब्लिसाइज्ड हों, इतने क्लियर हों कि एक आम नागरिक भी बहुत आसानी से उन कानून को पढ़ सके जो उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कानून हैं वो सभी नागरिकों पर समान रूप से अप्लाई हो और समाज में फेयरनेस इंश्योर किया जाए, ठीक है, जस्टिस इंश्योर किया जाए और किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ना ही किसी जाति के बेसिस पे, ना ही किसी क्लास के बेसिस पे, ना ही किसी और ग्राउंड पे, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो जो भी अथॉरिटीज़ अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती हैं या फिर आर्बिट्ररी यूज़ करती हैं, यानी कि डोमिनेंस दिखाती हैं और उसको यूज़ करके डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, ऐसे सारे एक्ट्स को रूल ऑफ लॉ प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है और ये कहता है कि जितने भी डिसीजंस लिए जाएं, जो भी कुछ किया जाए, दैट ऑल मस्ट बी बेस्ड एंड मस्ट बी स्टेब्लिश्ड अंडर द लीगल प्रिंसिपल्स, राइट। तो इस प्रिंसिपल का मेजर ऑब्जेक्टिव है हर इंडिविजुअल के राइट्स को सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना और समाज में, देश में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना।
जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है ये प्रोफेसर A.V. डाइसी ने इवॉल्व किया था, यही इसके मेन एक्सपोनेंट हैं। और इनके अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ के 3 मेन मीनिंग्स होते हैं या असेंशियल्स होते हैं। पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि सबसे ऊपर लॉ है। जैसे कि एक मैक्सिम होती है दैट किंग इज सुप्रीम, तो ये उस चीज को के ऑपोजिट है। इट सेज नोबडी इज सुप्रीम, ओनली लॉ इज सुप्रीम। किंग भी लॉ के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। दूसरा इट सेज इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने, कानून के सामने सभी इक्वल है एंड कानून किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, कि जो भी कार्य किया जाए उस हर चीज़ में लीगल स्पिरिट इन्वॉल्व हो, और जो भी एक्शन लिया जा रहा है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सिर्फ लिखित में ही ना हो, दैट मस्ट बी सीन, वो प्रैक्टिकली अप्लाइड हो। लॉ मस्ट नॉट ओनली बी रिटन और नॉट ओनली बी सीन, बट इट मस्ट ऑल्सो बी डन, ठीक है। इट मस्ट ऑल्सो सीन टू बी डन इन आवर कंट्री। तो ये है रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, द फोर्थ टॉपिक इज नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है। नेचुरल जस्टिस, कोर्ट कोई भी डिसीजन दे, कोई भी ट्राइब्यूनल कोई भी डिसीजन दे, कोई भी रेगुलेशंस बनाए या कोई भी ऑर्डर्स पास करे, कोई और प्रिंसिपल फॉलो हो ना हो, पर नेचुरल जस्टिस हमेशा फॉलो होना है। नेचुरल जस्टिस इंश्योर करता है दैट हर डिसीजन में फेयरनेस हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर ले, या जो डिसीजन है वो किसी एक पार्टी के ही हिस्से मतलब पक्ष में ना चला जाए। इट शुड बी फेयर एंड इट मस्ट इंश्योर जस्टिस टू एवरीबडी, राइट। सो इसका ऑब्जेक्टिव यही है दैट फेयरनेस इंश्योर किया जाए इन आइदर इन एनी लीगल एज वेल एज इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। तो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है ना, उसके 2 मेजर रूल्स हैं, वो रूल्स हमें याद रखने हैं और अपने आंसर में लिखने हैं। मतलब इन 2 रूल्स के बिना नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है। पहला है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ये एक लैटिन मैक्सिम है, लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता है, यानी कि वो अपने ही मामले में खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। एक ऐसी पार्टी डिसीजन लेगी जो कि निष्पक्ष है, ठीक है, उसका कोई भी उस मैटर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये इसका पहला रूल है। और दूसरा रूल है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, ये भी एक लीगल फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब है हियर द अदर साइड। ये मैक्सिम कहता है, ये रूल कहता है कि जब भी कोर्ट डिसीजन दे, जजेस डिसीजन दें, तो उन्हें दोनों ही पार्टीज़ को सुनना होगा, कोई भी पार्टी बिना सुने ना रह जाए, और दोनों ही पार्टीज़ को सुनने के बाद ही जो है वो अंतिम निर्णय लिया जाए, ठीक है। तो इन प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्टिव ये है दैट जो भी डिसीजंस लिए जाएं वो इम्पार्शियल हो, बिना किसी बायस के हो, बिना किसी पक्षपात के हो, एंड और सभी पार्टीज जो हैं डिसीजन देते वक्त प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो अपना पार्ट प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। उनकी जो भी फैक्ट्स हैं, उनके जो भी क्लेम्स हैं, उनकी जो भी बातें उन्हें कहनी है, वो सब वो कोर्ट में कह सकें, ठीक है। तो जो पहला रूल है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस, उसका ऑब्जेक्टिव है दैट जो डिसीजन मेकर है उसका पर्सनल इंटरेस्ट ना इन्वॉल्व हो। और दूसरे रूल जो कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, उसका ऑब्जेक्ट है कि हर पार्टी को फेयर हियरिंग इंश्योर की जाए। एंड ये दोनों ही रूल्स मिलके ये इंश्योर करते हैं दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अनफेयरनेस ना हो, उसको प्रिवेंट किया जाए, और हर व्यक्ति का इंडिविजुअल राइट प्रोटेक्ट रहे अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ आर्बिट्ररी डिसीजंस, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल जस्टिस, ठीक है। मे बी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा स्पीड तेज़ रख रहे हैं और वी आर नॉट टेकिंग पॉजेस। उसका कारण यही है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग 25 से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। ये एक मेगा लेक्चर है और हमें सबको एक्सप्लेन करना है, इसलिए हम पॉजेस नहीं ले सकते या फिर हम बहुत डिटेलिकली नहीं समझ सकते, क्योंकि इन हर टॉपिक के ऊपर हम डिटेल लेक्चर इंडिविजुअली बाद में लेकर आएंगे। अभी एक तरीके का शॉर्ट आंसर्स लेक्चर है या मैराथन है, ठीक है। तो अभी ये शॉर्टली रहेगा और कंसाइजली रहेगा। 5th टॉपिक है रूल अगेंस्ट बायस। तो देखो ये जो ऊपर हमने पढ़ा था ना
दिस नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ये वही टॉपिक है, वही अलग से आता है या उसी का ही सब टॉपिक है रूल अगेंस्ट बायस, पर क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है, अब अगर हम नेमो जुडेक्स पढ़ के ही इसको छोड़ दें तो आपको लगेगा कि अरे अब हम इसमें स्पेसिफिकली क्या लिखें, तो इसलिए हमने इसका आंसर भी तैयार किया है। ठीक है, तो देखो रूल अगेंस्ट बायस जो है ये नेचुरल जस्टिस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, या आप रूल भी कह सकते हो, जिसका ऑब्जेक्टिव मैंने ऊपर बताया पर हम रिपीट कर रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है फेयरनेस इंश्योर करना इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शुड एक्ट एज अ जज इन देयर ओन कॉज। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने खुद के कॉज में या अपने खुद के केस में जज नहीं बन सकता, या मैटर नहीं डिसीजन नहीं दे सकता, या फिर जो डिसीजन दे रहे हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो जज हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वरना फिर वहाँ पे पक्षपात हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो 3 तरह के बायस होते हैं, पक्षपात होते हैं। पहला है पेक्यूनियरी बायस। पेक्यूनियरी शब्द का मतलब होता है मॉनिटरी, मॉनिटरी यानी कि मनी रिलेटेड। तो जब डिसीजन मेकर का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है आउटकम में, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियस, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है पास में या अभी भी कुछ जजेस जो हैं वो करप्ट हैं, या वो घूस ले लेते हैं और एक पार्टी के साइड से डिसीजन दे देते हैं। तो अगर किसी भी जज का या किसी भी डिसीजन मेकर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट पेक्यूनरी बायस, और वहाँ पर वो जो फिर बायस होगा ना, वो उस जजमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, और इसीलिए इस बायस को प्रिवेंट करता है नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट। सेकेंड है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस कैसे? जैसे कि जब किसी डिसीजन मेकर का पर्सनल रिलेशनशिप है, वो अच्छे में भी हो सकता है, वो बुरे में भी हो सकता है। अच्छे में मतलब कि वो उसका कोई रिश्तेदार है, वो उसका कोई दोस्त है, वो उसका कोई नेबर है, तो फिर वो कहीं ना कहीं मतलब अगर डिसीजन मेकर ना भी चाहे ना, तब भी वो नेचुरली वो जो पर्सनल रिलेशनशिप है ना, वो आ ही जाता है सामने। और दूसरा है नेगेटिव, यानी कि अगर मेरी किसी से लड़ाई है, या वो मतलब डिसीजन मेकर की उस पार्टी से लड़ाई है, या उसका वो कोई पुराना दुश्मन है, ठीक है, या उसकी उससे नहीं बनती है, वो उसको जानता है बट नेगेटिवली जानता है, उसके अंदर ऑलरेडी उसको लेके एक नेगेटिव पर्सनल बायस है, और वो अच्छे में बुरे में दैट डजंट मैटर, लेकिन अल्टीमेटली अगर बायस है, पर्सनल बायस है, तो वो डिसीजन पे तो असर डालेगा ना। सो इन दैट सेंस इट स्टेट्स, रूल ऑफ बायस स्टेट्स दैट पर्सनल बायस भी प्रिवेंट है वाइल मेकिंग द डिसीजन। अगर पता चलता है विद द फैक्ट्स और एनीथिंग कि अगर उस डिसीजन मेकर का कोई पर्सनल बायस है, तो फिर उसको उस पैनल में से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फेयरनेस इंश्योर करना है, हमें सभी के साथ बराबर का जस्टिस इंश्योर करना है। और तीसरे तरह का बायस है इंस्टीट्यूशनल बायस। इंस्टीट्यूशनल बायस यानी कि ऑफिस रिलेटेड कोई बायस है, वे द डिसीजन मेकर हिमसेल्फ इज अ पार्टी, कि अगर मान लो वो जो जज है, वो डिसीजन मेकर है, उन्हीं का ही मैटर है, वो खुद पार्टी है, या फिर खुद पार्टी नहीं है तो उनका लिटिगेशन में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। सो इन दैट सेंस ऑल्सो दैट कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशनल बायस, और वो जो है वो एक्सक्लूडेड है एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो इस रूल को अपहोल्ड करते हुए जो लीगल सिस्टम है हमारा, वो ये इंश्योर करता है कि भाई कैसा भी बायस हो उससे एक्सक्लूड करो, ताकि जस्टिस जो है वो डिलीवर हो सके, इम्पार्शल चीज़ जो है या अनबायस चीज़ जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, और हर इंडिविजुअल्स का राइट प्रोटेक्टेड रहे इन एवरी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये है रूल ऑफ बायस। अब नेक्स्ट टॉपिक नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। अब देखो रिपीट हो रही हैं चीज़ें, बट क्या करें, क्वेश्चन जैसे अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग PYQs में आया, तो याद रखना, चाहे नेमो जुडेक्स आए, चाहे रूल ऑफ बायस आए, चाहे नेचुरल जस्टिस आए। अब चलो नेचुरल जस्टिस में तो आपको 2-3 बातें अलग अलग एक्सप्लेन करनी है। आपको उसमें नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट बताना है, फिर आपको उसमें नेमो वाला बताना है, फिर आपको उसमें ऑडियो ऑल्ट्रम बताना है। ठीक है, अगर रूल ऑफ बायस आए तो वो नेमो का सब पार्ट है, कि नेमो जुडेक्स कहता है कि बायस को प्रिवेंट करना है, तो उसमें आप बायस को एक्सप्लेन करोगे। अगर नेमो जुडेक्स आता है तो आप इस वाले प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि आप पहले इसको बताओगे कि एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस का की एलिमेंट है जो इंश्योर करता है कि डिसीजन मेकिंग में इम्पार्शियलिटी ना हो, भेदभाव ना हो। ये प्रिवेंट करता है दैट
जो इंडिविजुअल डिसीजन दे रहे हैं उनका ना तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, ना ही कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो, ना ही कोई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिससे बायस हो या जिससे अनजस्ट आउटकम निकल के आए डिसीजन में, ठीक है, वही सब इसमें एक्सप्लेन किया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है दैट फेयरनेस इंश्योर करना, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, एंड टू इंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट ओनली डन बट सीन टू बी डन। सिर्फ दिखे हो, ये ना हो कि जस्टिस हो गया बट दिखे भी कि भाई जस्टिस एक्चुअल में हुआ है, ठीक है। तो ये था नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। अब नेक्स्ट है ऑडियो अल्ट्रम पार्टम। ये सारे ना मैंने लाइन से लगाए हैं ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए कि ये आएगा तो क्या करना है, ये आएगा तो क्या करना है। तो अभी नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल टॉपिक है ऑडियो अल्ट्रम पार्टम। ये भी नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का एक सब प्रिंसिपल है या रूल है, ठीक है। तो ये एक लैटिन मैक्सिम है या फ्रेज है जिसका मतलब है हियर द अदर साइड, और नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, और बोथ द साइड्स मस्ट बी हर्ड बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। तीनों का एक ही मतलब है कि भाई दूसरी साइड को भी सुनो, या फिर कोई भी व्यक्ति केस में बिना सुने ना रह जाए, या फिर फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले सभी साइड्स को सुना जाए, ठीक है। तो ये कहता है ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल। तो इस रूल के दो मेन प्रोपोजिशंस हैं, दो मेन सब रूल्स हैं वी कैन से। पहला है कि जो भी उस प्रोसीडिंग की, इट मे बी अ लीगल प्रोसीडिंग, इट मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, इट मे बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग हो रही है तो उसमें जो भी पर्सन्स जिनका राइट्स अफेक्ट होगा फाइनल डिसीजन से, उन सब व्यक्तियों को नोटिस भेजा जाए कि इस डेट को इस जगह पे प्रोसीडिंग होगी और आप उपस्थित हों। इसके अलावा उस हर व्यक्ति को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि उसको मौका दिया जाए कि वो अपनी बात कह सके, ठीक है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी और तरह के इन्फ्लुएंस के, बिल्कुल फ्रीली वो अपनी बात कह सके, ठीक है। अभी ऑडियो अल्ट्रम पार्टम से जुड़ा एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, उसको हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है, दैट इज रिच वर्सेस बाल्डविन। बहुत ही लैंडमार्क केस है 1964 का। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वेयर द डिसमिसल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर विदाउट अ प्रॉपर हियरिंग वाज हेल्ड इनवैलिड। तो इस केस में जो भी पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड एक मैटर था, उसमें पुलिस ऑफिसर की बात बिना ही सुने उनको डिसमिस कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस डिसमिसल को, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे डिसमिसल को इनवैलिड कहा गया। एंड हियर द कोर्ट एम्फसाइज दैट फेयरनेस का मतलब होता है कि दोनों ही पार्टीज को, दोनों ही साइड्स को, चाहे कोई गलत है सही है, दैट डजंट मैटर, वो बाद में डिसाइड होगा, पहले दोनों की बातें तो सुनी जाए। तो दोनों की बातें सुनने के बाद फाइनल डिसीजन दिया जाए, ठीक है, टू बी कंसिडर्ड बिफोर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और जजमेंट इज टेकन। चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जा रहा हो बाय एनी अथॉरिटी, चाहे जजमेंट दिया जा रहा हो बाय द कोर्ट, ठीक है, इन सभी में ही इस प्रिंसिपल को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट arbitrary decisions and to promote the transparency in the proceedings, ठीक है। तो ये हो गया ऑडियो अल्ट्रम पार्टम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही रिवॉल्यूशन लाने वाला कॉन्सेप्ट है ये, जिसने हमारी कंट्री में न्यूमरस डिसीजंस को अफेक्ट किया है। इसकी वजह से सोसाइटी में, हमारी कंट्री में काफ़ी जस्टिस इंश्योर हुआ है इन वेराइड मैटर्स एंड वेराइड एरियाज ऑफ सोशल जस्टिस। ये एक ऐसा लीगल मैकेनिज़्म है जो कि अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, कि वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द पब्लिक्स इंटरेस्ट एट लार्ज, ठीक है। देखो जनरली एक कॉन्सेप्ट होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टेंडाई, ठीक है, ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है कि जिसका मैटर है, यानी कि जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति को इंजरी कॉज हुई है, सिर्फ वही पर्सन कोर्ट में जाएगा और रेमेडी क्लेम करेगा, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उस कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन है जो कि कहता है कि कोई और इंडिविजुअल भी, कोई और ग्रुप भी जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट चाहते हैं या लोगों का एट लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, इवन दो दोज पर्सन्स आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दैट इंजरी या जो भी परेशानी फेस की गई है बाय दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको सोशियो एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना।
ओके तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कई सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ के लिए यूज़ किया गया है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, लेबर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए, या जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए, सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए, और ऐसे न्यूमरस लैंडमार्क केसेस हैं। ठीक है, हम उस चीज़ को डिटेल में अलग से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है इट एक्सपेंड्स द एक्सेस टू जस्टिस, ताकि हर व्यक्ति को जस्टिस मिल सके। जो व्यक्ति इतना समर्थ नहीं है या इतना जानकार नहीं है कि वो कोर्ट के पास जा सके और अपने लिए गुहार लगा सके या रेमेडी पा सके, या वो एक अच्छा एडवोकेट हायर कर सके, इतने उसके पास ना ही नॉलेज है, ना ही उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसके लिए एक बहुत बड़े वरदान के रूप में सामने आता है। इट इनेबल्स एनीवन, नॉट जस्ट द अफेक्टेड पार्टी बट ऑल्सो when the larger public interest is at stake। ठीक है, कुछ मैटर्स हैं जिसमें हमारी कंट्री में PIL का इस्तेमाल करते हुए जुडिशरी ने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, जुडिशल एक्टिविज़म परफॉर्म किया, और ऐसे मैटर्स पर लैंडमार्क डिसीजंस दिए, जैसे कि बॉन्डेड लेबर मैटर्स, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन मैटर्स, अट्रॉसिटीज़ ऑन वुमेन इन वेराइड बिहेवियर्स और मैनर्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ मेजर इश्यूज थे जिनमें PIL का इस्तेमाल किया गया। हमारे कंट्री में ये माना जाता है दैट हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक बहुत ही नोटेबल केस है, जिसमें PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो इसका इस्तेमाल किया गया फॉर द प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जो कैदी थे, बहुत समय से कैदी थे। ठीक है, उनका ना ही ट्रायल किया गया, तो ऐसे लोगों के लिए एक एक देवी का रूप बनकर हुसैनरा खातून सामने आई, और उन्होंने इनके लिए PIL रेज किया, और सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेके गई। सो ये जो केस है इट लेड टू द रिफॉर्म्स इन द जुडिशियल सिस्टम, शोकेसिंग द पावर ऑफ PIL, कि PIL में कितनी ताकत है, दैट इट कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव सोसाइटल चेंज। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट PIL, और ये कंटेंट कंप्लीट है, इनफ है आपके शॉर्ट आंसर पर्पस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखो, हमारे गवर्नमेंट की 3 मेन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का कार्य करते हैं, एग्जीक्यूटिव इन लॉज को इन्फोर्स कराते हैं, एंड जुडिशरी जो है इन दोनों पर नज़र रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, एंड ऑल्सो जुडिशरी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का कार्य करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये गवर्नेंस का एक प्रिंसिपल है, जो कि स्टेट में इन तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर्स हैं उनको विभाजित करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। तीनों ही ब्रांच के अपने अपने इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, अपने अपने डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो उन तीनों को परफॉर्म करें। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो तीनों अपनी अपनी ब्रांच है वो अपने अपने कार्य पर ध्यान दें, और दूसरे के कार्य में ना इंटरवीन करें, उसमें ना दखल अंदाजी दें, एंड नो सिंगल एंटिटी होल्ड द एब्सोल्यूट पावर। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि इसका एक तरीके से आप कह लो एक्सेप्शन है, कि पूर्णतः कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के मैटर में ना इन्वॉल्व हो जाए या इंटरवीन हो जाए, बिकॉज हर चीज़ हमारी कंट्री में ये जितना भी सिस्टम है ना ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और इन वन वे और द अदर दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, और एक चेक एंड बैलेंस को भी मेंटेन करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली तो फॉलो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव का इन लॉज को इम्प्लीमेंट कराना, इन्हें इन्फोर्स कराना, एंड जुडिशरी का इन लॉज को इंटरप्रेट करके डिसीजंस देना और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। ठीक है, सो ये जो डिवीजन है ये एक तरीके का सिस्टम क्रिएट करता है ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि अपना अपना कार्य करें और ये भी देखें साथ साथ हर ब्रांच कि दूसरा जो ब्रांच है वो अपना कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ पावर, कि ये भी देखना कि कोई भी अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करे, ठीक है, या उसका अब्यूज़ ना करे, एंड इन दैट वे द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज़ टू प्रिवेंट इज़ टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है दैट नो ब्रांच शुड ओवरस्टेप इट्स रोल विदाउट सच अकाउंटेबिलिटी, कि कोई भी अपने
जो भी उनकी वर्किंग लिमिट्स हैं उनको एक्सीड ना करें, या फिर दूसरे की जो पार्लेंस का पार्ट है उसमें ना एंटर करें, ठीक है। द आइडिया इज रूटेड इन द पॉलिटिकल थ्योरी। ये माना जाता है दैट मॉन्टेस्क्यू इसके फाउंडर थे इस प्रिंसिपल के, जिन्होंने एम्फेसाइज किया दैट सेपरेशन ऑफ पावर जो है इट इंश्योर्स फ्रीडम एंड इट प्रिवेंट्स टायरनी, ताकि कोई एक ही सत्तावाद ना बने, यानी कि एक ही डोमिनेंस ना करे और सब पे रूल करे। पावर्स अच्छे से डिवाइडेड हैं, सेग्रीगेटेड हैं, और वी कैन से डिसेंट्रलाइज्ड हैं। एंड ये जो प्रिंसिपल है ये टायरनी के कॉन्सेप्ट को, टायरनी का जो सिस्टम है उसको प्रिवेंट करता है और सोसाइटी में और एक स्टेट में फ्रीडम इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ऐड करना कि इसके फाउंडर कौन थे, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। तो ये हो गया द सेपरेशन ऑफ पावर्स। चलिए 10th टॉपिक इज ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। वैसे ये हमने इंग्लिश में लिख दिया है, ये फ्रेंच लीगल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो एग्जैक्ट है दैट इज ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। आप इसको कई जगह ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है। तो चाहे ये हो बात एक ही है, ठीक है। तो ये इट्स अ बॉडी ऑफ लॉ गवर्निंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रांस। तो ये फ्रांस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम इसको क्यों पढ़ते हैं या ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का पार्ट कैसे है, देखो क्योंकि ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल के ऑपोजिट है। इसीलिए प्रोफेसर एवी डाइसी ने इस प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। इन फैक्ट्स को भी आप लिख सकते हो। इसीलिए हम ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन या ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव को पढ़ते हैं, ठीक है। पर है ये फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न करने का बॉडी ऑफ लॉ, ठीक है। तो इट रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स distinct from the private law that governs the relations between individuals। तो क्या कर रखा है ना फ्रांच सिस्टम ने, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में दो विभाजन कर दिए हैं, दो डिविजन्स कर दिए हैं। देखो वो यहाँ दे रखे हैं, इन्होंने दो सेट ऑफ लॉज तैयार कर रहे हैं जो कि दो अलग अलग सेट ऑफ इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। और बेसिक, और इसमें भी जो सबसे मोस्ट डिस्कसिंग पार्ट है वो है द टू सेट ऑफ कोड्स, कि दो अलग अलग इन्होंने कोड्स बना दी गई हैं कि जो आम नागरिक हैं उनकी कोड्स अलग हैं, और जो हायर ऑफिशियल्स हैं या पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं या जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उनकी कोर्ट्स अलग बना दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पक्षपात किया है। जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल कहता है दैट एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब एक समान, जैसे हमारे कंट्री में है। तो वहाँ पे फ्रेंच सिस्टम में जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट है ये भेदभाव करता है। ये दो, इन्होंने लोगों को दो डिफरेंट सेट में बांट दिया है और दो सेट ऑफ कोर्ट्स तैयार कर दी हैं। पहली है रेगुलर कोर्ट्स, ठीक है। दे एडमिनिस्टर द ऑर्डिनरी सिविल लॉ बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड द सब्जेक्ट यानी कि सिटीजन्स, ठीक है, जो वहाँ के नागरिक हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं। तो ये जो रेगुलर कोर्ट है ये इंडिविजुअल्स के जो बीच के जितने भी सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको एडमिनिस्टर करती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड द अदर वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ये वो कोर्ट्स हैं जो कि डिस्प्यूट सेटल करती हैं बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड द स्टेट, ठीक है। ये जो स्टेट है या जो स्टेट के मेंबर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके और जो आम नागरिक के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करती है। दैट कोर्ट इज टर्म्ड हियर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, ठीक है। तो ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, इनके रूल्स भी अलग होते हैं। इन दैट सेटअप अंडर दिस सिस्टम ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। अब समझ में आया दैट हाउ एंड व्हाई प्रोफेसर डाइसी क्रिटिसाइज दिस ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एक और टर्म है यहाँ पे काउंसिल दी एटेट। काउंसिल दी एटेट जो है वो फ्रेंच लीगल सिस्टम की सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है विच मेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑन गवर्नमेंट एक्शंस, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना, फैक्ट की तरह से याद रखना, इससे ज़्यादा हम नहीं जानेंगे बिकॉज ये हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। वी विल नॉट गो इन टू वेरी डीप इन टू दिस। तो काउंसिल दी एटेट इज अ सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इन फ्रांस विच मेक्स द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑन द गवर्नमेंट एक्शंस, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का, इसको हमारे इंग्लिश जूरिस्ट प्रोफेसर डाइसी ने क्रिटिसाइज किया था बिकॉज इट कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट, ठीक है। हो गया 10th टॉपिक ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। आगे बढ़े, द नेक्स्ट टॉपिक इज द रीजन्ड डिसीजन, या इसको हम स्पीकिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो ये भी नेचुरल जस्टिस का ही एक
रूल है, वी कैन से, कि जो भी जजमेंट दिया जाए या जो भी ऑर्डर पास किया जाए बाय आइदर बाय द कोर्ट और बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है, वो उस हर जजमेंट का जो रीज़न है वो भी मेंशन करे, क्लियरली एक्सप्लेन करे कि जो भी जजमेंट दिया गया, जो भी ऑर्डर पास किया गया, वो क्यों किया गया, किस बेसिस पे किया गया, क्या उसकी रीजनिंग थी, ठीक है। तो बेसिकली इट स्टेट्स दैट जो ऑर्डर है वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि वो खुद ब खुद बताए, क्लियरली एक्सप्लेन करे दैट ये ऑर्डर कैसे दिया गया, किस ग्राउंड पे दिया गया, ठीक है। सो ये वही नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इंश्योर करने के लिए रीजन डिसीजन को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रहे, फेयरनेस रहे, एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी डिसीजन, ताकि जो भी अफेक्टेड पर्सनस हैं दे मस्ट नो दैट वाई दैट डिसीजन वॉज मेड, एंड ऑल्सो टू इंश्योर अ जुडिशियल रिव्यू। जैसे अगर वो पर्सन उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, यानी कि वो हायर कोर्ट्स के पास जाएंगे, तो वहाँ पर अगर हायर कोर्ट्स जब डिसीजन देंगी या जब मैटर को सुनेंगी तो वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करेंगी। तो रीजनिंग देना इसलिए भी ज़रूरी है दैट बिकॉज दैट बिकम्स अ बेसिस फॉर द जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर, ठीक है। तो इस रीजन डिसीजन के कुछ फीचर्स हैं कि जो भी डिसीजन दिया जाए वो एडिक्वेट हो, वो अपने आप में पर्याप्त हो, वो क्लियर हो, बहुत साफ भाषा में, सिंपल भाषा में हो, उसके जो भी रीजंस उसमें मेंशन है वो लॉजिकल रीजंस हो, एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीजनिंग होनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि रीजनिंग किस ढंग से दी जाए या किस फॉर्मेट को फॉलो करके दी जाए। एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ रीजन डिसीजन इज अप्लाइड बोथ इन द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट लॉ, ठीक है। केस है हमारे पास साइमंस इंजीनियरिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस रीजन डिसीजन के कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज किया दैट प्रोवाइडिंग द रीजंस फॉर एन ऑर्डर इज इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जो भी ऑर्डर पास हो, जो भी डिसीजन दिया जाए, जो भी जजमेंट दिया जाए, उन सब में रीजनिंग देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है और आप इसको कोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 11th टॉपिक, रीजन डिसीजन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। डेलीगेटेड वर्ड का मतलब है डेलीगेट कर देना, यानी कि कोई भी चीज दूसरे को दे देना। तो यहाँ पे पावर, यहाँ पे मतलब है पावर्स को दूसरे को दे देना। तो लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग पावर जो है वो यहाँ पर जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो किसी और को डेलीगेट कर रही है, यानी कि किसी और को वो पावर सौंप रही है। तो ये एक ऐसा लॉ है विच इज मेड बाय सम पर्सन और अथॉरिटी अदर देन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो सुप्रीम बॉडी है लॉ मेकिंग की, तो यहाँ पे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं वो अपनी लॉ मेकिंग जो पावर है वो किसी और को दे देती हैं, और जब वो दूसरा व्यक्ति या दूसरी बॉडी जब लॉ बनाती है दैट लॉ इज नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेकिन याद रखना ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन परमिशन ऑफ पार्लियामेंट के तहत ही बनाया जाता है, ठीक है। सो जनरली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स वो लॉ जो कि एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया गया अंडर द पावर्स डेलीगेटेड, जो भी पावर्स उनको डेलीगेट की गई हैं बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में लॉज बनते हैं दे आर टर्म्ड एज आइदर ऑर्डर्स या बाय लॉज या ऑर्डिनेंसेस, इस फॉर्म्स में ये सामने आते हैं, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या इंपॉर्टेंस है या क्यों ये नेसेसरी है? पहली बात तो ये लेजिस्लेचर का टाइम बचाती है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर ना रूल्स रेगुलेशंस या ऑर्डर्स बना के जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो रूल्स बनाती हैं, तो दैट सेव द टाइम ऑफ लेजिस्लेचर। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये तब भी लाए जा सकते हैं व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन और जब ज़रूरत है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ रिस्टोर्ड टू यूज़ इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। ये एक्सपेरिमेंटल भी होते हैं, यानी कि अलॉट ऑफ टाइम हम एज एन एक्सपेरिमेंट भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस का यूटिलाइज करते हैं, है ना। एंड जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइज हो रहा है, चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं, फंक्शंस एक्सपेंड हो रहे हैं, सो इट बिकम्स अ नीड ऑफ द आवर कि हम नए नए फॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेशंस को एक्सेप्ट करें, उनको रिसोर्ट करें, एंड वी गिव द वाइड पावर्स टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ऑन सुइटेबल ओकेजन्स, ठीक है। तो ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट। आप बताओ कि ये क्या है
और ये पावर्स कहाँ से आती हैं, किस किस फॉर्म में ये होती हैं, ठीक है, इनको लाने का या क्यों नेसेसरी है, क्या कारण है, या आप इसको लिख सकते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसकी नीड है, एंड दिस इज हाउ योर आंसर विल गेट कंप्लीट। द नेक्स्ट टॉपिक इज लोकस स्टैंडी। याद होगा ना, ऊपर पढ़ा था। तो ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है राइट टू स्टैंड। इट सिंपली स्टेट्स दैट जिसको इंजरी हुई है, जिसका मैटर है, वही कोर्ट के सामने जाए, वही मैटर लेके प्रेजेंट हो। सो इट्स अ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल that determines that whether the party has a legal right to bring a claim before the court or not। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल से ये डिटरमाइन किया जाता है दैट जो पार्टी कोर्ट के सामने अपने लीगल राइट्स क्लेम कर रही है, जो भी राइट्स वो क्लेम कर रही है, वेदर दैट पार्टी हैज़ अ लीगल राइट और नॉट। ठीक है, सो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है ना, ये एक सवाल पूछती है उस पार्टी से दैट डज दिस पर्सन और पार्टी हैव अ सफिशिएंट पर्सनल स्टेक। क्या इसका कोई पर्सनल स्टेक इन्वॉल्व है, किसी भी तरीके से इस मैटर में इसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, या इस मैटर में जो इंजरी कॉज हुई है क्या वो उसको पर्सनली अफेक्ट कर रही है टू जस्टिफाई द इन्वॉल्वमेंट इन द लीगल प्रोसीडिंग्स। तो कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। पहली चीज़, इट स्टेट्स दैट एक इंजरी प्रेजेंट होनी चाहिए कि किसी ना किसी को लीगल इंजरी हुई है, किसी ना किसी के राइट्स का वायलेशन हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन, दैट कॉजेशन होना इंपॉर्टेंट है, दैट देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन द एक्ट ऑफ वन पार्टी टू द इंजरी ऑफ वन पर्सन। यानी कि जो व्यक्ति कोर्ट के सामने क्लेम कर रहा है, उसको जो इंजरी कॉज हुई है, उस इंजरी का और जिसके ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रहा है, उस पर्सन के एक्ट का आपस में इंटरकनेक्शन होना इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जिसका हाउस जो है पॉल्यूशन के कारण डैमेज हो गया फ्रॉम अ फैक्ट्री जो कि उसके एरिया के आसपास थी, तो वो ये कह रहा है कि इस फैक्ट्री से जो भी पॉल्यूशन निकलता है उसकी वजह से मेरा घर डैमेज हो गया। तो यस, उस व्यक्ति के पास लोकस स्टैंडी है कि वो उस फैक्ट्री को सू कर सकता है, यानी कि उसके अगेंस्ट एक्शन के लिए क्लेम कर सकता है फॉर द इन्वायरमेंटल डैमेजेस, क्योंकि इस फैक्ट्री के एक्ट से इस पर्सन को पर्सनल इंजरी कॉज हुई है, उसको जो भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस कॉज हुए हैं उसके लिए वो कोर्ट में क्लेम कर सकता है। आई होप ये बेस्ट एग्जांपल है आपको लोकस स्टैंडी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेकिन लोकस स्टैंडी के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इसको पढ़ा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि ये अन्य व्यक्तियों को भी अपॉर्चुनिटी देता है, राइट देता है कि वो जब किसी लार्जर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के राइट्स वायलेट होते हैं तो कोई थर्ड पार्टी भी उस मैटर को कोर्ट के सामने ले जा सकता है। इसके अलावा अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट्स हैं या अगर किसी स्टैट्यूट में ही एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं तो उस पॉइंट पर जो है लोकस स्टैंडी की जो रेलेवेंस है वो रेड्यूस हो जाती है और अदरवाइज भी मैटर्स लाए जा सकते हैं, इवन इफ दीज एसेंशियल्स आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। तो ये है लोकस स्टैंडी। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेरोगेटिव रिट्स, या हम इसको सिर्फ रिट्स भी पढ़ सकते हैं, यार सिर्फ रिट्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो रिट्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये इंग्लिश कॉमन लॉ से हमारे कंट्री में आया है। तो पहले समझो इंग्लिश कॉमन लॉ में रिट्स को क्या कहते हैं। तो रिट्स वो फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो कि कोई भी ऑथराइज जुडिशियल बॉडी जो है इन ऑर्डर्स को डायरेक्ट करती है या इनको पास करती है, दैट जनरली डायरेक्ट दैट वन हु इज रिसीविंग द ऑर्डर he or she has to act or refrain from acting in a certain manner। तो इन ऑर्डर्स में जो जुडिशियल बॉडी है वो जिसको वो ऑर्डर पास कर रही है उसको ये डायरेक्शन देती है कि जो वो कार्य कर रहे हैं या तो वो कार्य करने से उन्हें रोकना, या कोई कार्य अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसे करना, या किसी कार्य को अगर वो किसी अन्य तरीके से कर रहे हैं तो जिस तरह से उस ऑर्डर में मेंशन है उस सर्टेन मैनर में उस कार्य को करना, ऐसे करने का डायरेक्शंस जो है उनको फॉर्मल रिटन मैनर में जब दिया जाता है, दैट वी टर्म एज द रिट्स और प्रेरोगेटिव रिट्स। ठीक है, इंडियन लीगल सिस्टम ने भी इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया इस इंग्लिश कॉमन लॉ से ही। एंड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 32, आर्टिकल 139 एंड आर्टिकल 226 में एन्यूमरेटेड है। आर्टिकल 32 में ये जो है रिट जुरिसडिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट की मेंशन है, 226 में हाई कोर्ट की मेंशन है कि 32 में अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। 226 में ये पावर्स 32 से थोड़ी ज़्यादा वाइड है, यहाँ पे
हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए नहीं बल्कि अन्य अगर कोई और लीगल राइट भी वायलेट हो रहा है तब भी इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट्स रिट इशू कर सकती हैं। अब ज़रा 139 की बात करते हैं, ज़रा पढ़ो आर्टिकल 139 क्या कहता है। देखो ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक निकाला है। इट स्टेट्स दैट द कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू द सर्टेन रिट्स। बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो जो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना रिट जुरिस्डिक्शन की, वही सिमिलर पावर सुप्रीम कोर्ट पे कन्फर कर सकते हैं कि वो रिट्स या ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं फॉर द पर्पसेस अदर देन द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अलावा किसी और राइट का भी अगर उल्लंघन होता है तब भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 के तहत जो है वो रिट्स या ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। समझ में आया आर्टिकल 139? देखो इस लेक्चर के तहत आपको आर्टिकल 139 भी समझ आ गया। ठीक है, अगर पसंद आया तो एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, ओके। तो प्रेरोगेटिव राइट्स रिट्स जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज कहा जाता है इन्हें। अच्छा ये बताओ डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी थी, एक बड़ा अच्छा सा कोट किया था आर्टिकल 32 को लेके कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग द पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड जुडिशियल बॉडीज़ अकाउंटेबल कि जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं या अगर वो कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं तो भाई तैयार रहो उसके लिए जवाबदेही के लिए। कभी भी जो हमारी इंडियन जुडिशरी है वो रिट्स या ऑर्डर्स पास कर सकते हैं अंडर दीज एन्यूमरेटेड आर्टिकल्स। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 5 तरह की रिट होती हैं, हेबियस कॉर्पस, सर्शियरी, को वारंटो, प्रोहिबिशन, मैंडेमस। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने PYQs में देखा है इन रिट्स पर इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया प्रेरोगेटिव रिट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द राइट टू नो। बहुत ईजी टॉपिक है। द राइट टू नो इज सिमिलर एज राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी है हमारी कंट्री में 2005 का, उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो राइट टू नो उसी से जुड़ा हुआ है। राइट टू नो एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का। इट सिंपली सेज कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हो रहे हैं, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उनको जानने का हक, राइट टू नो, ये जानने का हक आम नागरिक का भी है। कुछ एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स होते हैं जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में भी मेंशन है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है या नेशनल इंटरेस्ट की है या उसको अभी से रिवील नहीं कर सकते जनरल पब्लिक में या फिर किसी के पर्सनल मैटर से जुड़ी हुई है तो वहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज जनरली जो बातें पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द एक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वो सब जानने का हक एक आम नागरिक को है, बिकॉज दैट अल्टीमेटली इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस सिस्टम। या वही लिखा है यहाँ पे, इट अलाउज सिटीजन्स टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटीज होल्ड करते हैं उनको जानने का जो हक है वो सिटीजन्स का है। ये गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग या गवर्नमेंट एक्शंस का जो एम्बिट है उसको ओपन करता है, उसको प्रमोट करता है। तो राइट टू नो आर्टिकल 21 का ही एक एक्सपेंडेड वर्जन है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू नो भी कवर होता है। एक व्यक्ति अपना जो जीवन है वो बहुत स्वतंत्रता से तब जी सकता है जब उसको अपने से जुड़े या अपने देश से जुड़े या अपने समाज से जुड़े जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उनको जानने का भी हक हो, है ना। सो ये जो राइट है ये जुडिशरी के ही प्रोएक्टिव रोल के थ्रू एक्सपेंड की गई है एंड इट इंक्लूड्स राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इट। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है राइट टू नो को इन्फोर्स करता है स्टैट्यूटरी बेसिस पे। दैट बेसिकली सिटीजन्स को एक्सेस दिए जाता है दैट वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं राइट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो इस एक्ट का या इस राइट का ऑब्जेक्टिव है करप्शन को रोकना, ठीक है, कि ताकि जो भी एक्शन हमारे देश के लिए लिया जा रहा है, देश के नागरिकों के लिए लिया जा रहा है, वो उन्हें पता हो, ठीक है। गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना और पब्लिक अथॉरिटीज़ लॉ के तहत कार्य करें, इस चीज़ को इंश्योर करना। एक केस भी हमने यहाँ पे डाला है, RP लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि राइट टू नो एक बहुत ही अहम राइट है फॉर सिटीजन्स टू मेक देम इन्फॉर्म डिसीजंस एंड इंगेज इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस।
ताकि वो डेमोक्रेसी का एक एक्टिव पार्ट बन सके। ठीक है, ये हो गया द राइट टू नो। अच्छा, अब इसमें ना जैसे अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आ जाए तो मुझे उम्मीद है आप उसको भी कर देंगे। ठीक है, हो गए 15 टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देखो इसमें ये क्या कहता है, इट अप्लाइज व्हेन अ पब्लिक अथॉरिटी हैज एस्टेब्लिश्ड अ सर्टेन प्रैक्टिस और मेड अ प्रॉमिस लीडिंग इंडिविजुअल्स टू रीजनेबली एक्सपेक्ट दैट दे विल बी ट्रीटेड इन अ सर्टेन वे। क्या होता है, जैसे ऐसे नहीं, मैं आपको कोई और तरह समझाती हूँ। जैसे कि जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं, ठीक है, उससे पहले जो नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रमोशंस करते हैं, अपनी रैलीज निकालते हैं, और वो उन रैलीज में अलग अलग प्रोमिसेस करते हैं कि आपके घर में पानी की सुविधा पहुंचाई जाएगी, आपको अच्छी सिक्योरिटीज दी जाएंगी, आपको अच्छी सड़कें दी जाएंगी, है ना। इस तरह के एन नंबर ऑफ प्रोमिसेस वो करते हैं। कितने फुलफिल होते हैं वो आपको भी पता है। ठीक है, तो जो प्रोमिसेस वो करते हैं, अब जब उसके बाद अगर वो उन प्रोमिसेस के बेसिस पे लोगों ने वोट करा उनको, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, है ना। या तो वो हार गए, या अगर वो जीते भी तो उन्होंने उन प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया। उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस उन्हें दी थी, यानी कि जो उम्मीदें उन्हें दी थी, उन्होंने फुलफिल नहीं किया, उन एक्सपेक्टेशंस को फेल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन लोगों की जो जायज़ एक्सपेक्टेशंस थी, उनको जो उन्होंने फुलफिल नहीं किया, तो वो उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, या क्या करेंगे, वो अगली बार उस व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या कहता है कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने एक सर्टेन प्रैक्टिस कई वर्षों से फुलफिल किया, यानी कि वो एक तरह से अपने कार्य कर रहे हैं, लोगों की इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं, या जो भी सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए एक्ट्स हैं उनको कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई ऐसे प्रोमिसेस किए जिससे इंडिविजुअल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उस तरह से एक स्पेसिफिक तरह से ट्रीट किए जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, ऐसे वो ट्रीट नहीं हुए। तो फिर ऐसे में जो कोर्ट्स हैं, हमारी जो इंडियन जुडिशरी है, वो इंटरवीन करती है, वो उन एक्सपेक्टेशंस को स्टडी करती है, रिव्यू करती है, और इंश्योर करती है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो उन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करें जो उन्होंने उन पर्सन्स को प्रोवाइड की थी। तो अब समझो, ये एक असेंशियल प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जो कि अलाउ करता है कोर्ट को रिव्यू करने के लिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को रिव्यू करें, टू मेक श्योर कि किसी के साथ भी पक्षपात ना हो, किसी के राइट्स का वायलेशन ना हो, और फेयरनेस मेंटेन्ड रहे इन एवरी जस्टिस सिस्टम। सो माना कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी को एब्सोल्यूट राइट नहीं दे रहा है। भाई, आप कोई राइट नहीं क्रिएट हो गया कि हमको उस एक्सपेक्टेशन के तहत ही ट्रीट किया जाए, या जो पास्ट प्रैक्टिसेस थी वही फुलफिल की जाए, लेकिन नहीं, एक तरीके की प्रोटेक्शन तो इंश्योर करता है ना फॉर ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपेक्टिंग अ फेयर ट्रीटमेंट। तो ऐसे में जो कोर्ट्स हैं वो इंटरवीन करती हैं ऐसे मामले में, दैट कहीं उन एक्सपेक्टेशंस के वायलेशन से किसी को रीजनेबली हर्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी लूज हो रही है, ठीक है, या फिर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। सो दिस कॉन्सेप्ट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। राइट, एक केस है हमारे पास नवज्योति कॉर्पोरेशन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया और कहा दैट गवर्नमेंट को लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए विच दे हैव क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट किए हैं आइदर थ्रू देयर पास्ट एक्शंस, या फिर उन्होंने किसी अपने फर्दर ऑर्डर्स या एक्शंस के थ्रू क्रिएट किए हैं, अनलेस विच इज़ जस्टिफाइड बाय अ पब्लिक इंटरेस्ट रीजन। ठीक है, तो कोर्ट ने भी इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया है और आप ये केस कोर्ट कर सकते हैं। तो ये था लेजिटिमेट expectation. Okay, now the next topic is the administrative central administrative tribunals. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जिसको स्टेब्लिश किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 के अंदर। ठीक है, याद रखना एक्ट का नाम। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ठीक है, या उनसे जुड़े और भी उनके सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उन सब में रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने का जो दायित्व है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास है। सो इट प्रोवाइड्स अ स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म
for addressing all the disputes which are related to the सर्विस कंडीशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे रेगुलर कोर्ट्स हैं, जो हमारी जुडिशरी है, उसके पास ऑलरेडी इतने सारे कार्य हैं, तो उसका बर्डन थोड़ा सा कम करने के लिए और इन सर्विस रिलेटेड मैटर्स में फास्टर रेजोल्यूशन इंश्योर करने के लिए इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को सेटअप किया गया। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के मैटर्स को हैंडल करती है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ से जुड़े हुए मामले, सिविल पोस्ट से जुड़े, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशन से जुड़े मैटर्स को ये हैंडल करती है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स एक्सक्लूडेड हैं, जुडिशरी के मेंबर्स एक्सक्लूडेड हैं, एंड पार्लियामेंट्री स्टाफ एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ये एक्सेप्शन भी याद रखना। तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह कार्य करती है। इसके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि रिट्स इशू करना, ऑर्डर्स पास करना, या सम्मन पर किसी को बुलाना, एफिडेविट, ओथ पर एफिडेविट बनाना, ये सब चीज़ों का जो पावर्स हैं, इस जितनी भी सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं वो सब इस कैट के पास है। इस कैट के मेंबर्स की बात करें तो इसमें जुडिशियल मेंबर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी हैं और एक चेयरपर्सन होते हैं। इसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो हाई कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं, जो कि इस एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी अपहेल्ड हुआ था। 1997 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैट की अथॉरिटी को अफर्म किया, बट हाई कोर्ट में इसके डिसीजंस को अपील में ले जाने के लिए भी परमिट किया, अलाउ किया, टू प्रिजर्व द जुडिशियल ओवरसाइट, कि ऐसा ना हो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है उसमें जुडिशरी का बिल्कुल ही जो इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जुडिशरी ही तो मेन बॉडी है ना, विच इज़ फॉर द पर्पस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स और प्रोवाइडिंग द जस्टिस और इंश्योरिंग द राइट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्रिजर्व करने के लिए अपील भी परमिट की जाती है इन द हाई कोर्ट्स इन द डिसीजंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट हो गया। सब बताना कि किस में ये स्टेब्लिश हुआ, कि कौन कौन से मैटर्स इसके पास आते हैं। ठीक है, किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के सर्विस कंडीशंस के मैटर्स को ये कवर करता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स के जो मैटर्स है वो एक्सक्लूडेड होते हैं, कैसे इसकी पावर्स होती हैं, है ना, और एक केस बता देना, मोर देन एनफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन बड़ा अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बार आता है PYQs में, बड़ा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ऑम्बड्समैन एक अथॉरिटी है, ठीक है, एक पदवी का नाम है ऑम्बड्समैन। तो एक इंडिपेंडेंट ऑफिशियल है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली करप्शन को रोकना। ठीक है, ये ऐसे कंप्लेंट्स को एड्रेस करती हैं, ऐसे ग्रीवांसेस को एड्रेस करती हैं विच आर अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज, कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो भी एक्शंस लिए या पब्लिक ऑफिशियल्स ने जो भी एक्शंस लिए, उनसे अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है या उसमें कुछ लैक्यूनाज है तो उसके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, जो भी ग्रीवांसेस आती हैं, उनको ये एड्रेस करते हैं ऑम्बड्समैन। इंडिया में बात करें तो ये ऑम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट किसी और नाम से जाना जाता है और ये 2 लेवल में डिवाइडेड है, यानी कि एक पोजीशन है लोकपाल की नेशनल लेवल पर और एक पोजीशन है लोक आयुक्त की स्टेट लेवल पर। ठीक है ये ऑम्बड्समैन ही, पर इनके नाम अलग हैं। ओरिजिनली इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो ऑम्बड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है ये स्वीडन से ओरिजिनेट हुआ था 1809 में, और उसके बाद ये धीरे धीरे सेवरल कंट्रीज़ में ये इंट्रोड्यूस किया गया एज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस इन द गवर्नमेंट एक्शंस। ठीक है, तो इंडिया में बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्टेब्लिश किया गया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, इस एक्ट का नाम याद रखना। तो लोकपाल का कार्य होता है, it has a jurisdiction over the complaints of corruption, माल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल्स। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स ने अगर अपने एक्शंस में कोई भी करप्शन किया है, कोई भी करप्शन का मैटर है उनसे जुड़ा हुआ, या कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन किया, अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया, उसका अब्यूज़ किया, तो उन सब की जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं लोकपाल एट द नेशनल लेवल, और वही सिमिलर फंक्शंस लोकायुक्ताज परफॉर्म करते हैं स्टेट लेवल पर। ठीक है, तो दोनों के पास पावर्स हैं ऐसे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना, ट्रायल्स कंडक्ट करना, एक्शंस को रिकमेंडेशंस देना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है ऑम्बड्समैन का, जिसका मोटिव है गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना इन अ कंट्री एंड करप्शन को रोकना। ठीक है, तो ये हो गया ऑम्बड्समैन। नाउ the next 19th topic is the Central Vigilance Commission.
ठीक है, तो इसका भी कार्य कई हद तक ऑम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। इसका भी ऑब्जेक्टिव यही होता है, करप्शन को रोकना, नियंत्रण में रखना। ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी संतनाम कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू कॉम्बैट द करप्शन को ख़त्म करना इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है करप्शन को सेंट्रल लेवल पर ख़त्म करना। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उस लेवल पर अगर कोई भी एक्शंस में, उनके किसी भी ड्यूटीज़ में अगर करप्शन इन्वॉल्व है, माल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, तो उन पर रोकथाम लगाना। ठीक है, तो इस बॉडी को जो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस था वो सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत बना, यानी कि ये बन तो बहुत पहले गई थी 1964 को, लेकिन स्टैट्यूटरी स्टेटस इस एक्ट के तहत मिला। ठीक है, तो ये सुपरवाइज करती है विजिलेंस एक्टिविटीज़, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं इनटू द करप्शन केसेस, इन सब पे ये सुपरविजन करती है। इसका बेसिक काम सुपरविजन का है, ये डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन कराती है। किसके थ्रू कराती है? ये इन्वेस्टिगेशन कराती है सीबीआई के थ्रू या फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स के थ्रू इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस। ठीक है, तो इसका एक केस है विनीत नारायण केस, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1997 का केस है। तो इस केस ने जो सीवीसीज हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनको और ज़्यादा एम्पावर किया बाय ग्रांटिंग इट अ सुपरवाइजरी रोल ओवर द सीबीआई इन द केसेस ऑफ करप्शन, कि ये सीबीआई को सुपरवाइज करेंगे करप्शंस के मैटर्स में। तो इस तरह से इसकी जो अथॉरिटी है उसको और ज़्यादा एम्पावर किया इस विनीत नारायण के केस ने। ठीक है, तो याद रखना ये है चीफ विजिलेंस कमीशन। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज इंजंक्शन। इंजंक्शन तो पता होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, जनरली सिविल केसेस में दी जाती है। तो देखो, ये एक लीगल रेमेडी है जिसमें जो कोर्ट है वो ऑर्डर करती है, वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स अ गवर्नमेंट अथॉरिटी और द पब्लिक ऑफिशियल। अभी वैसे जनरल पार्लेंस में बात करें तो इंजंक्शन जो है वो कोर्ट किसी इंडिविजुअल को दे सकता है, हुएवर इज अ गिल्टी इन अ मैटर, लेकिन हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा आंसर भी एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के तहत ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई या कोई भी पब्लिक ऑफिशियल हो गया, वो अगर अपना कार्य ठीक तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो भी उनको कार्य करना है वो उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या उससे बच रहे हैं, तो वो कार्य करने के लिए ऑर्डर्स जो पास किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शंस, दैट इज़ अ लीगल रेमेडी विच इज़ इंश्योर्ड बाय द जुडिशरी। ठीक है, तो इंजंक्शंस ज़रूरी हैं रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस से किसी भी व्यक्ति के जो लीगल राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं या लीगल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में दो तरह के इंजंक्शंस होते हैं। पहला है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, यानी कि नाम से समझ में आ रहा है उसको प्रोहिबिट करना किसी चीज़ को, और दूसरा है मैंडेटरी इंजंक्शन कि ये तो करना ही करना है, मैंडेट। तो देखो, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट अथॉरिटी फ्रॉम टेकिंग अ स्पेसिफिक एक्शन, कि एक एक्शन नहीं लेना है बट गवर्नमेंट बॉडी ले रही है तो उसको रोकने के लिए इस लीगल रेमेडी को प्रोवाइड किया जाता है, दैट वी कॉल एज अ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। एक एग्जांपल से समझो, अ कोर्ट में इशू दिस टू स्टॉप अ गवर्नमेंट बॉडी फ्रॉम डिमोलिशिंग अ बिल्डिंग अंटिल द लीगैलिटी ऑफ द एक्शन इज रिजॉल्व्ड, कि डिमोलिश यानी कि किसी प्रॉपर्टी को ढहाना, एक हिंदी में यही बोलते हैं, या उसको गिरा देना। तो जो इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि कोर्ट जो है इंजंक्शन का, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास करती है ताकि जो स्टैट्यूटरी बॉडी एक बिल्डिंग को डिमोलिश करने जा रही थी वो उसको रोक दे जब तक इस डिमोलिशन के एक्शन की लीगैलिटी ना रिजॉल्व हो जाए या ना कंफर्म हो जाए। ठीक है, आई होप विद दिस एग्जाम्पल दिस प्रोहिबिटरी इंजंक्शन इज क्लियर। द नेक्स्ट इज मैंडेटरी इंजंक्शन। तो मैंडेटरी इंजंक्शन के थ्रू कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को कंपेल करती है कि जो भी वो ड्यूटीज़ परफॉर्म अगर नहीं कर रही हैं या रिफ्रेन कर रही हैं, उन्हें वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, उनको मैंडेट किया जाता है। सो इट कंपेल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इशूइंग अ लाइसेंस दैट इज़ रॉन्गफुली डिनाइड, कि एक मैटर में एक बॉडी को लाइसेंस इशू करना था बट उन्होंने रॉन्गफुली डिनाई कर दिया, तो वहाँ पर कोर्ट इशू करेगी मैंडेटरी इंजंक्शन कि जो आपने इस लीगल राइट का वायलेशन किया है उसको सही करो और उस व्यक्ति को उस लाइसेंस को इशू करो। ठीक है, तो इंजंक्शंस जो है
प्रिजर्व करते हैं स्टेटस को, यानी कि जो सही स्टेटस था उसको प्रिजर्व करना, ठीक है, जो भी कार्य गलत किया गया है उसको करेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को इंश्योर करना कि वो लीगल बाउंड्रीज के तहत ही परफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जुडिशियल रिव्यू। वेरी इजी टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत जो हमारे कंट्री की जस्टिस सिस्टम है, यानी कि जो हमारे कंट्री की जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं, वो जो बाकी के जितने ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, उनके एक्शंस को एग्जामिन करती है। ये इंश्योर करती है दैट वो लोग जो भी कार्य कर रहे हैं क्या वो कानून के तहत है, वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ है या नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का जो पर्पस है, इट इज़ टू इंश्योर दैट जो भी लॉज बने, जो भी एक्शंस लिए जाएं, वो किसी भी तरीके से ना तो वो संविधान का उल्लंघन करें, ना तो वो अपनी पावर्स का एक्सीड करें, वो अल्ट्रा वायर जाके, यानी कि अपनी हदों को पार करके कोई भी कार्य ना करें। तो इसका स्कोप जो है वो सब पर है। ये लेजिस्लेटिव एक्शंस को भी रिव्यू करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव एक्शंस को भी रिव्यू करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को भी रिव्यू करते हैं, ठीक है। और पर्पस मैंने बता दिया, इट्स पर्पस इज to prevent the misuse of power and to protect the fundamental rights of the citizens, ठीक है। और ये जो डॉक्ट्रीन है, इस तरह से ये जो जुडिशियल रिव्यू की जो डॉक्ट्रीन है, ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करती है एंड ये इंश्योर करती है दैट नोबडी इज अबव लॉ, लॉ से ऊपर कोई नहीं। एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, आप सबने पढ़ा ही होगा, केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का 1973 का केस है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को इम्प्लीमेंट किया और इसको अपहोल्ड किया। ये केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन स्टेब्लिश हुई थी, जिसमें कोर्ट ने होल्ड किया दैट वाइल पार्लियामेंट हैज़ अ वाइड पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, माना कि पार्लियामेंट के पास वाइड पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की, बट इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये किसी भी कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। दिस केस अफर्म द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और इस तरह से इस केस ने जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू पावर को अफर्म किया एंड ये हेल्ड किया दैट जुडिशियल रिव्यू एक असेंशियल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इंश्योर्स दैट कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वॉयलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के टॉपिक में ये केस को ऐड करना, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ ही है, जुडिशरी से ही जुड़ा हुआ ही है, पीआईएल से भी जुड़ा हुआ है। पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है ये जुडिशियल एक्टिविज्म का ही तो एक सब पार्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? बहुत सिंपल है, ये जुडिशरी द्वारा प्ले किया गया एक एक्टिव रोल है जिसका पर्पस होता है कि जहाँ पर भी लॉज में गैप हैं या जहाँ पर भी लॉज साइलेंट हैं या अगर लॉज हैं तो वो इनइफेक्टिव हैं, तो वहाँ पर जुडिशरी सामने आती है, अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है एंड उस मैटर में जस्टिस इंश्योर करती है और जस्टिस प्रमोट करती है। इसमें क्या है, इस प्रोसेस के माध्यम से कोर्ट्स अपने ट्रेडिशनल रोल से एक कदम आगे जाती है। ट्रेडिशनल रोल तो बस इतना है ना कि लॉज को इंटरप्रेट करो, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करो। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में कोर्ट्स अपने इस ट्रेडिशनल रोल से बाहर निकलती है। इट टेक्स स्टेप टू इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। एग्जाम्पल से समझो, जुडिशरी हैज़ इशूड रूलिंग्स ऑन द मैटर्स, लाइक बहुत सारे ऐसे मैटर्स रहे हैं जिसमें जुडिशरी ने, भले ही उन मैटर्स पर लॉज नहीं बने थे या बने थे तो उनमें कुछ लैक्यूनास थे, गैप्स थे या फिर वो उतने समर्थ नहीं थे, वहाँ पर कोर्ट्स ने अपने डिसीजंस में खुद रूल्स लेट डाउन किए, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केसेस, ह्यूमन राइट्स केसेस, सोशल जस्टिस रिलेटेड केसेस, ठीक है, वेयर इन देयर वाज एब्सेंस ऑफ द एक्सप्लिसिट लॉज। एंड इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल प्ले करते हुए जो कोर्ट्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एज अ पावरफुल टूल यूज़ करती हैं और इसका इस्तेमाल करती हैं। इसका एक बहुत ही लैंडमार्क केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1997 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी टू एड्रेस द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। उस टाइम पर कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं थी जो कि महिलाओं को उनके वर्क प्लेस पर
अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल हारेसमेंट होता है तो उससे उनमें उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वहाँ पर लॉज नहीं थे। तो इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास से गाइडलाइंस इशू किए ऐसे मैटर में, एंड इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ को रिलाई किया, उनको पढ़ा, उनको रेफरेंस में लिया to fill that legal vacuum, and this reflects the proactive role of judiciary in protecting the fundamental rights of the citizens। ठीक है, बहुत ही अच्छा केस है ये और बहुत रेलेवेंट केस है ये जुडिशियल एक्टिविज्म के टॉपिक को लेके। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अभी ना 5 टॉपिक ही बचे हैं और वो पांचों की पांचों रिट है। रिट क्या थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 5 तरह की रिट हैं। सबसे पहली रिट है हेबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन टर्म है जिसका अर्थ होता है टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट। बेसिकली होता है टू ब्रिंग और टू प्रेजेंट द बॉडी। तो देखो, इस रिट का ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी केस में इलीगली यानी कि गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है, इलीगली डिटेन किया गया है, तो उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तभी इसका मीनिंग है टू प्रेजेंट द बॉडी, यानी कि जिस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को इनोसेंट गलत तरीके से इलीगली डिटेन किया है उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो, कोर्ट के सामने लेके आओ, टू हैव द बॉडी। ठीक है, तो इस रिट के माध्यम से जो कोर्ट्स हैं वो कमांड करती हैं अथॉरिटीज़ को, उस व्यक्ति को जिस पर्सन ने इलीगली डिटेन किया है अनदर पर्सन को, टू प्रेजेंट सच पर्सन बिफोर द कोर्ट, कि आप उस इनोसेंट पर्सन को कोर्ट के सामने लेकर आओ। ठीक है, द रिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स। तो ये रिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू सेफ गार्ड द पर्सनस लिबर्टी, जो कि हर व्यक्ति को हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 21। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, हेबियस कॉर्पस से जुड़ा हुआ, और इसीलिए इस केस को हेबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। समय मिले तो इसको डिटेल में पढ़ना, अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमें शॉर्ट आंसर तैयार करना है। एक और केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, हेबियस कॉर्पस से जुड़ा, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को अपहेल्ड किया है। ये कहा दैट इट कैन बी इशूड नॉट ओनली फॉर रिलीजिंग अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन बट ऑल्सो फॉर प्रोटेक्टिंग द प्रिजनर्स फ्रॉम द इनह्यूमेन एंड बार्बरस ट्रीटमेंट। इसमें कोर्ट ने कहा दैट हेबियस कॉर्पस सिर्फ इसीलिए इशू नहीं होती है कि जो व्यक्ति इलीगली डिटेन है उनको रिलीज करना है, बल्कि इसलिए भी ये कार्यरत रहती है कि अगर जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कि कहीं जेल के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो रहा हो। ठीक है, और अगर उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट या बार्बरस ट्रीटमेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक अगर ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो उस ट्रीटमेंट से भी उन प्रिजनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का। तब भी कोर्ट कहेगी उस अथॉरिटी से, जिस जो प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं, कि टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने बॉडी को लेकर आओ, यानी कि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको लेकर आओ, या जो भी प्रिजनर्स हैं जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है उनको कोर्ट के सामने लेकर आओ। ठीक है, तो आई होप हेबियस कॉर्पस की रिट आपको समझ आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट रिट इज द रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है वी कमांड। ठीक है, तो ये वाली रिट बेसिकली जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो इंफीरियर कोर्ट्स को इशू करती हैं। इसमें सुपीरियर कोर्ट्स इंफीरियर कोर्ट्स को ऑर्डर देती हैं कि कोई कार्य जो उन्हें करना है और अगर वो नहीं कर रही हैं तो उसके लिए ऑर्डर पास करने की भाई ये कार्य करो। सो रिट ऑफ मैंडेमस में जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं वो अपने से निचली अदालतों को, अपने से निचली इंफीरियर कोर्ट्स को ऑर्डर पास करती है इस रिट के माध्यम से कि अगर वो कोई कार्य नहीं कर रही हैं जो उनकी जुरिस्डिक्शन का पार्ट है तो उन्हें वो कार्य करना है, इसका ऑर्डर पास करती हैं। या फिर अगर कोई एक्ट नहीं करना है तो उसे करने से रोकने का भी ऑर्डर पास किया जा सकता है थ्रू दिस रिट ऑफ मैंडेमस। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखें, ये जो रिट है इसका स्कोप काफ़ी वाइड है, ये सिर्फ जुडिशरी पे ही अप्लाई नहीं होता है, it is also can be used by the tribunals, the corporations or the other administrative authorities। उन डिपार्टमेंट्स में भी जो सुपीरियर बॉडीज़ हैं वो अपने से इंफीरियर बॉडीज़ को ऑर्डर्स पास कर सकती हैं। ठीक है, बट डू रिमेंबर दैट ये जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होती है, ये प्राइवेट
पर्सन्स के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती हैं. सो एनी पर्सन हुज राइट इज इन्फ्रिंज्ड ड्यू टू द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू परफॉर्म देयर मैंडेटरी ड्यूटी, दे आर अलाउड टू अप्लाई फॉर दिस रिट. तो अभी सवाल उठता है दैट हु मे अप्लाई, कौन कोर्ट के पास जाएगा या अथॉरिटीज़ के पास जाएगा कि अप्लाई करने के लिए कि ये रिट इशू की जाए उनके द्वारा. ठीक है, तो कोई भी पर्सन जिसका उन पब्लिक अथॉरिटीज़ के अपने ड्यूटीज़ को ना परफॉर्म करने की वजह से उन पर्सन के लीगल राइट्स या कोई और राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, सो ऐसा व्यक्ति कोर्ट में जाएगा और अप्लाई करेगा फॉर दिस रिट ऑफ मैंडेमस. एंड ऑल्सो दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. ये भी इसका एक एक्सेप्शन है कि ये रिट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती है. वी हैव अ केस हियर, सोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1957. In this Supreme Court stated that writ of mandamus प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट सिर्फ उन्हीं मैटर्स में लाई करेगी, वैसे तो लाई नहीं करेगी, ऊपर हमने पढ़ा, और अगर करेगी भी तो सिर्फ उन्हीं मैटर्स में लाई करेगी इफ़ इट इज़ प्रूवन, अगर ये प्रूव हो जाता है दैट वो इंडिविजुअल, वो प्राइवेट इंडिविजुअल पब्लिक अथॉरिटी के साथ इंटीग्रेटेड था या जो भी उसका एक्ट था वो उस पब्लिक अथॉरिटी से जुड़ा हुआ था. इफ दैट इज प्रूवन दैन ओनली दिस रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, अदरवाइज it cannot be issued against him. So this was Sohan Lal versus Union of India. ठीक है. Now 25th topic is the writ of prohibition. ठीक है, थर्ड writ है ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं. Prohibition भी एक लीगल वर्ड है जिसका मतलब है to prohibit, to forbid और टू रेस्ट्रेन. ठीक है, किसी चीज़ को करने के लिए प्रोहिबिट करना, रोक लगाना, रेस्ट्रेन करना, ठीक है, या फॉरबिड करना, मना करना. तो इस रिट के माध्यम से जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो अपने से निचले कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को या लोअर ट्राइब्यूनल्स को ये रिट इशू करती हैं, ये ऑर्डर इशू करती हैं कि अगर वो कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं या फिर वो कोई ऐसा डिसीजन दे रहे हैं या फिर वो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हैं जो कि उनके जुरिस्डिक्शनल लिमिट्स के एक्सीड में है, जो कि उनके जुरिस्डिक्शन लिमिट्स के विद इन नहीं कवर हो रहा है, तो उनको ऐसा करने से रोकना. दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिट ऑफ प्रोहिबिशन, कि उन्हें रोकना कि वो जो करने की उनकी लिमिट्स नहीं है उसमें वो किसी और के जुरिस्डिक्शन को अजर्व ना कर लें. ठीक है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिट ऑफ प्रोहिबिशन. एंड दिस रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़. हर रिट के स्कोप को याद रखना, कौन किस अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, किसके अगेंस्ट नहीं इशू की जा सकती है, किन मैटर्स में इशू की जा सकती है. स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिट का. तो ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के ही अगेंस्ट इशू की जा सकती है. इट कैन बी इशूड व्हेन, और ये भी याद रखो ये कब इशू होगी, किस स्टेज पे इशू होगी. ये उस स्टेज पे इशू होगी जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, यानी कि एक मैटर जो है वो इन्फीरियर कोर्ट्स के पास गया और फिर सुपीरियर कोर्ट को पता चलता है दैट इन्फीरियर कोर्ट के पास तो इसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है जिसमें ये डिसीजन दे रहे हैं या जिसको ये ट्राई कर रही हैं. तो वहाँ पर सुपीरियर कोर्ट उस पेंडिंग मैटर में ये रिट इशू करती हैं और फिर उस मैटर को एक राइट जुरिस्डिक्शन की अथॉरिटी के पास ट्रांसफ़र करते हैं या फिर खुद के पास भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड नॉट व्हेन एन ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बीन पास. तो याद रखना ये जब मैटर पेंडिंग है तभी इशू होती है, तब नहीं होती है जब डिसीजन ऑलरेडी दे दिया गया. उसके लिए हमारे पास एक दूसरी रिट है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन. वी हैव अ केस हियर दैट इज एस गोविंद मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1967 का केस है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया दैट किन किन सर्कमस्टांसेस में रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो इशू की जाएगी. कब? पहला, जब जुरिस्डिक्शन से बढ़कर कोई एक्ट किया गया, जुरिस्डिक्शन के एक्सेस में कुछ डिसीजन लिया गया या कोई स्टेप लिया गया. दूसरा, जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, ऐसे मैटर में एक्शन लिया गया. एंड तीसरा, डिपार्चर फ्रॉम द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. अगर किसी मैटर में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलोअप नहीं किया गया, उनका उल्लंघन किया गया, तो ऐसे मैटर्स में भी सुपीरियर जो कोर्ट्स हैं वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर सकती हैं. सो दिस वाज गोविंद मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अगर रिट्स का क्वेश्चन आए ना तो केस एक कोट करना ही करना, नंबर पक्के हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द रिट ऑफ सर्शररी. ये भी कुछ प्रोहिबिशन से मिलता जुलता ही है. ठीक है, और इसलिए कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्शररी. तो वो भी हमने अभी आगे कवर किया है. तो सर्शररी भी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड. ठीक है,
तो ये रिट भी एक सुपीरियर कोर्ट अपने से इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को इशू करती है टू ट्रांसफर द मैटर टू इट और टू सम अदर अथॉरिटी। तो इसमें भी यही मुद्दा है कि जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा परे जाकर कोई डिसीजन दिया गया या प्रोसीडिंग्स हैंडल की गई, जबकि लोअर अथॉरिटीज़ के पास उतनी पावर्स भी नहीं थी। तो ऐसे मामले में जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो उस मैटर को अपने पास या तो ट्रांसफ़र कर लेती हैं या फिर किसी और सुपीरियर अथॉरिटी के पास ट्रांसफ़र करती हैं। अब प्रोहिबिशन, आप पूछोगे प्रोहिबिशन और सर्चररी में अंतर क्या है? अंतर ये है कि प्रोहिबिशन तब इशू किया गया जब मैटर अभी भी पेंडिंग था, और सर्चररी तब इशू किया गया जब फाइनल डिसीजन दे दिया गया। ठीक है, इट इज इशूड व्हेन द इंफीरियर कोर्ट एक्ट्स इन एक्सेस ऑफ द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, हमने समझ लिया। और इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड पिटिशन इज फाइल्ड बाय द अग्रीव्ड पर्सन फ्रॉम द रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो पिटिशन वो व्यक्ति फाइल कर रहा है जो उस रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से पीड़ित है, अग्रीव्ड है। ठीक है, इसमें हमारे पास केस है सैयद याकूब वर्सेस केएस राधाकृष्णन एंड अदर्स 1964 का। इन दिस केस इट वाज ऑब्जर्व दैट रिट ऑफ सर्चररी इशू करने का ऑब्जेक्टिव है जो भी गलत जुरिस्डिक्शन की वजह से डिसीजन दिया गया है या जहाँ पर भी कोर्ट्स ने, इंफीरियर कोर्ट्स ने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करके कोई डिसीजन दिया है, उसको करेक्ट करना, उस सिचुएशन को ठीक करना। ठीक है, इस केस में कोर्ट कैन नॉट आस्क, तो ऐसे मैटर्स में जो कोर्ट्स हैं दे कैन नॉट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ अपील और द चेक और एरर ऑफ फैक्ट। ये भी याद रखना, अगर सुपीरियर कोर्ट्स ने या तो मैटर अपने पास ट्रांसफर किया है या फिर किसी और सुपीरियर अथॉरिटी के पास ट्रांसफर किया है, तो ऐसे में वो कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट्स कोर्ट ऑफ अपील या नहीं बन जाती, या फिर वो दे विल नॉट चेक द एरर ऑफ फैक्ट। ठीक है, हम एरर ऑफ फैक्ट पर यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। दिस विल बी एम्प्लॉयड इन द केसेस वेयर देयर इज एन एरर ऑफ लॉ। जहाँ पे एरर ऑफ लॉ हुआ है उस मामले में या उन मैटर्स में ये रिट इशू की जाती है, या फिर वेयर देयर हैज़ बीन अ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने इस केस को ऐड किया है। बात करते हैं दोनों ही इन रिट्स के डिफरेंस की। तो देखिए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब इशू होती है? जब फाइनल ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ है, फाइनल ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है बाय द इंफीरियर कोर्ट। इसीलिए हम अभी प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी कि हम रोक रहे हैं उस लोअर अथॉरिटी को कि नहीं भाई, ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं है, इसलिए तुम इसमें डिसीजन नहीं दे सकते। तो देयरफॉर दिस इज अ प्रिवेंटिव रेमेडी। ऑन द अदर हैंड जो रिट ऑफ सर्चररी है, यहाँ पे फाइनल ऑर्डर दे दिया गया है, उसके बाद ये रिट इशू की गई है, इसीलिए इस रिट को हम करेक्टिव रेमेडी कहते हैं कि अब जो गलती हो गई उसे करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन फाइनल ऑर्डर दे दिया गया है। सो आई होप दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, 27th टॉपिक है द रिट ऑफ को वारंटो। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, बट क्यों हो रहा है ये आप भी समझ रहे हैं, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्सप्लेनेशन हम पूर्णतः देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी रिट है रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो भी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। तो मैं आपको इसको आसान भाषा में बता देती हूँ। ये रिट तब इशू की जाती है जब कोई पर्सन उसके पास इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है या उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि एक एक पद पे बैठने के लिए होनी ज़रूरी है या किसी ऑफिस को अज्यूम करने के लिए होनी ज़रूरी है, और वो गलत तरीके से उस ऑफिस को होल्ड कर लेता है। तब जो कोर्ट्स हैं वो इस रिट को इशू करके उस व्यक्ति से पूछती हैं, भाई तुम किस अथॉरिटी से इस पद पर बैठे हो, है ना? तो पढ़ो ज़रा, दिस रिट इज इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट अ पर्सन व्हेन ही अज्यूम्स एन ऑफिस ऑन विच ही हैज़ नो राइट। उसके पास राइट नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने का या अज्यूम करने का, और वो गलत तरीके से उस ऑफिस को अज्यूम कर लेता है, तब ये रिट इशू की जाती है। सो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये इस रिट को इशू करती है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द इलीगल अजर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। एक अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा एक पब्लिक ऑफिस को इलीगली हड़पने से बचाने का ऑब्जेक्टिव है इस रिट ऑफ को वारंटो का। याद रखना, ये पब्लिक ऑफिस पर ही अप्लाई होती हैं विच आर क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट, या तो वो किसी स्टैट्यूट के तहत, किसी लॉ के तहत क्रिएट हुए हों, या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर वो संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुए हों, लेकिन it cannot be used for the private or ministerial positions। तो ये एक्सक्लूडेड है को वारंटो के स्कोप से। ठीक है, देयर इज एन एग्जांपल। एक प्राइवेट सिटीजन था, उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं थी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, लेकिन वो उस ऑफिस को अज्यूम कर लेता है। तो यहाँ पर को वारंटो की रिट कोर्ट द्वारा इशू की जाती है अगेंस्ट दैट पर्सन। उसको बुलाया जाता है कि भाई तुम बताओ तुम किस अथॉरिटी से उस पद पर हो दैट ही हैज टेकन द कंट्रोल ऑफ द ऑफिस ऑफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, वी हैव अ केस हियर निरंजन कुमार गोयनका वर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार मुजफ्फरपुर, वेर इन द कोर्ट ऑब्जर्व दैट ये जो रिट ऑफ को वारंटो है इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। तो इसके स्कोप के बारे में बात की है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस से जुड़े मैटर्स पर ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द
विद द एंटायर लेक्चर। ठीक है, पूरे हो गए 27 टॉपिक्स। ये था हमारा आज का सेशन। इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। शायद आप लोगों को रियलाइज़ होंगे कितने एफर्ट्स लगे हैं इसको तैयार करने में। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोगों के लिए कितना यूज़फुल है। ठीक है, और कोई रिकमेंडेशंस हैं आपकी, कोई सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल को नहीं किया है, लाइक भी करिएगा वीडियो को। एंड कमेंट सेक्शन में ये बताना कि और किस सब्जेक्ट के लिए वीडियोस मैं लेकर आऊँ या किस टॉपिक्स पे लेके आऊँ। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगी एज बेस्ट पॉसिबल बाय मी। So this was it, signing off here, Aradhya Gupta. I wish you all a very good luck. All the best everybody. Thank you so much for watching this lecture. Have a good day. Bye bye.